हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे उस चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, मतलब कि इस चैप्टर की समरी को समझने से पहले या इस चैप्टर की थीम को समझने से पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का, जिससे कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो ये जो चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, ये चैप्टर बेसिकली लिखा गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अब बेसिकली ये है क्या है, 1963 के अंदर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे अमेरिका के अंदर में। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब होता है जो लोगों के हक के लिए लड़ता है, उसे सिविल राइट एक्टिविस्ट बोलते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के अंदर एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे और मिनिस्टर्स भी थे। और ये स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो जो अमेरिका के अंदर में ब्लैक अमेरिकन्स थे, उनके हक की लड़ाई अमेरिका के अंदर में लड़ रहे थे। तो ये चैप्टर बेसिकली मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो स्पीच दी थी उन लोगों को, जिसके अंदर 2.5 लाख लोग अटेंडीज़ थे, उन 2.5 लाख लोगों को मार्टिन लूथर किंग ने एक स्पीच दी थी, जिस स्पीच के अंदर में मार्टिन लूथर किंग ने बहुत ही इलेबोरेटली कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे कि अमेरिका के अंदर में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके बारे में उन्होंने उनसे बात की। उन्होंने बात की कि वो अमेरिका को कैसा देखते हैं इन फ्यूचर, उसके बारे में बात की। फिर उन्होंने बताया कि एज एन अमेरिकन उन लोगों को अमेरिका की आज़ादी के टाइम पर जो प्रोमिसेस किए गए थे, उन प्रोमिसेस को किस तरीके से अमेरिका ने पूरा नहीं किया, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने उस स्पीच के अंदर में बोला था। तो ये चैप्टर बेसिकली और कुछ नहीं है, वही स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उन 2.5 लाख लोगों को जो वहाँ पर प्रेजेंट थे, जिसके अंदर में ब्लैक अमेरिकन्स भी थे और वाइट अमेरिकन्स भी थे, उन लोगों को वो स्पीच दी थी। और हम इस चैप्टर के अंदर में वही स्पीच पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर में एक टर्म बार बार आएगी, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन क्या होता है, मैं आपको ये एक ब्रीफ में बता देता हूँ। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। और प्रोक्लामेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की घोषणा करते हो। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन बेसिकली उस इवेंट को मार्टिन लूथर किंग ने कहा है जिस टाइम पर अमेरिका आज़ाद हुआ था और अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इस चीज़ को लिखा था कि आज से अमेरिका के अंदर में सब बराबर हैं, सबको इक्वल राइट्स हैं, सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, और आज से अमेरिका के अंदर स्लेवरी बैन है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के अंदर में जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था तो उसके अंदर बेसिकली यही होता था कि जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उन्हें इन्फीरियर समझा जाता था, और वाइट अमेरिकन्स जो थे, यानी कि वो अमेरिकन्स जिनका रंग वाइट था, वो उन ब्लैक अमेरिकन्स को एज ए स्लेव यूज़ करते थे, एज अ गुलाम यूज़ करते थे। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन के अंदर में बेसिकली यही हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये चीज़ लिख कर इसे एज ए लॉ अमेरिकन को दिया गया था कि आज से अमेरिका के अंदर में किसी भी तरह की गुलामी नहीं होगी, किसी भी तरह की स्लेवरी नहीं होगी। ब्लैक अमेरिकन्स और वाइट अमेरिकन्स दोनों बराबर हैं। तो ये कुछ हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। तो अब जब हमें इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन की नॉलेज हो गई है, हमने इसे समझ लिया है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर मैंने क्या पैटर्न फॉलो किया है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, जिससे कि आप इसको आसानी से समझ पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा जो ये मैंने एज इट इज़ बुक के अंदर जो टेक्स्ट है, जो बुक के अंदर में लिखा है, उसे लिखा है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, पूरे चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो मैंने एक पार्ट उठाया है, उस पार्ट की मैंने समरी बताई है। आपको क्या करना है कि उस समरी को सुनने के बाद, उसे समझने के बाद, आपको ये जो टेक्स्ट है जो भी आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आपको इसे एक बार पढ़ के देखना है, ताकि जो कुछ मैंने बताया है क्या उससे आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं या नहीं आई हैं, ये आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बुक 1, यानी कि मैंने फर्स्ट पार्ट उठाया है जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर में लिखा हुआ है।
मतलब मैंने जैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मैं डिवाइड किया इसे, तो उस डिफरेंट डिविजन्स का एक पार्ट मैंने उठा के यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। उसके बाद जब उस समरी को आप समझ लोगे तो आप आकर ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर उसे एक बार पढ़ लेना पॉज करके। तो जैसे कि आपको पहले कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं इंट्रोडक्शन के अंदर में कि इस चैप्टर के जो स्पीकर हैं या इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, जो कि एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ मिनिस्टर्स हैं। तो क्या हुआ कि 1963 के अंदर में इन्होंने वॉशिंगटन के अंदर लोगों को कहा कि भाई ठीक है, मुझे एक स्पीच देनी है, आप सब आइए। तो वहाँ पर 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए जिन्हें मार्टिन लूथर किंग क्या कहना चाहते थे वो सुनना था। तो उन 2.5 लाख लोगों के सामने मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा कि आज से 100 साल पहले, हमारी बुक में टर्म यूज़ है 5 scores years ago, 1 स्कोर ईयर यानी कि 20 साल, 5 स्कोर ईयर यानी कि 100 साल। तो आज से 100 साल पहले अब्राहम लिंकन ने एक इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन साइन किया था। अब्राहम लिंकन कौन थे? हम सब ने सुना होगा इनका नाम। अब्राहम लिंकन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने एक इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन साइन किया था और इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन साइन करने के बाद इसको एज अ लॉ बना दिया था कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन विथ द ब्लैक्स एंड नाउ स्लेवरी इज़ प्रोहिबिटेड, कि आज से ब्लैक्स के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और जो गुलामी है, जो ब्लैक्स को एज अ स्लेव ट्रीट करते थे यहाँ पे, आज से वो बिल्कुल बंद है। लेकिन उस इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन के साइन होने के बाद, उसके लॉ बनने के बाद भी टेक्निकली तो हम स्लेव नहीं हुए, मतलब कागजी तौर पर तो हम स्लेव नहीं हैं, कि लॉ कहता है कि ब्लैक्स स्लेव नहीं है, ब्लैक्स और वाइट अमेरिकन्स एक दूसरे के बराबर हैं। बट अगर हम इसे रियलिटी में देखें, एक लार्जर सेंस में देखें, तो आज भी ब्लैक्स को एज अ स्लेव ही ट्रीट किया जाता है। इसको आप बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि कागजी तौर पे इंडिया के अंदर कास्ट नहीं है, कास्ट के बेस के ऊपर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। बट इन रियलिटी अगर हम आज भी बहुत सारे गाँवों में जाते हैं, पिछड़े इलाकों में जाते हैं, तो आज भी हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। अमेरिका के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो कागजी तौर पर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, लॉ कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट इन रियलिटी डिस्क्रिमिनेशन होती थी उनके साथ में। तो इसी को समझाते हुए वो कुछ एग्जाम्पल साइट करते हैं उन लोगों को जिनको वो स्पीच दे रहे हैं। वो उन्हें क्या बोलते हैं कि यार 100 साल हो गए हैं, अगर तुम 100 साल के बाद भी देखोगे तो जो हम ब्लैक अमेरिकन्स हैं, यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है नीग्रो। नीग्रो उस टाइम पे ब्लैक अमेरिकन्स के लिए टर्म यूज़ होता था। आज के टाइम पे इस टर्म को यूज़ करना सही नहीं माना जाता है, तो हमें बचना चाहिए इन टर्म्स को यूज़ करते हुए। तो आज के टाइम पर भी, यानी कि जब वो स्पीच दे रहे हैं, तो उस टाइम पर भी अगर हम उस टाइम के हिसाब से देखें तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 100 साल हो गए इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन को साइन हुए, और आज के टाइम पर भी अगर हम देखें तो नीग्रोस की हालत कैसी है? उन्हें सेग्रीगेट करके रखा जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि उन्हें बाकियों से, यानी कि वाइट अमेरिकन से अलग करके रखा जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी उनके साथ भेदभाव होता है। अगर हम 100 साल बाद भी देखें तो नीग्रोस कहाँ रह रहे हैं, नीग्रोस की हालत क्या है? तो अगर हम मान के चलें कि अमेरिका के अंदर एक वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, मतलब कि एक बड़ा समुंदर है अमेरिका, जिसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारा खजाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट उस पूरे वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के अंदर नीग्रोस कहाँ रह रहे हैं, यानी ब्लैक अमेरिकन्स कहाँ रह रहे हैं? एक छोटे से आइलैंड ऑफ पॉवर्टी के ऊपर, यानी कि एक गरीबी के अंदर। यानी कि पूरा अमेरिका के अंदर में बहुत प्रॉस्पेरिटी है, बहुत संपन्नता है, बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्सेस हैं, लेकिन इन सब में ब्लैक अमेरिकन्स की कोई हिस्सेदारी नहीं है। 100 साल बाद भी जब हमें ये प्रॉमिस किया गया था कि हम इनके बराबर हैं, हमें इनके बराबर का ट्रीटमेंट मिलेगा, अमेरिका की हर चीज़ के ऊपर जितना वाइट्स का अधिकार होगा उतना ही हमारा भी अधिकार होगा, लेकिन इन सब के बावजूद हम कहाँ रह रहे हैं? हम रह रहे हैं गरीबी में, और बाकी जो वाइट अमेरिका है वो आज भी बहुत ज़्यादा खुशहाल है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि 1 साल बाद भी नीग्रोस जो हैं, जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं, उन्हें अमेरिका के अंदर एक कॉर्नर में रखा गया है, एक कोने में रखा गया है,
जैसे कि उन्हें कोई बनवास मिला हो अपनी ही ज़मीन के ऊपर। यहाँ पे टर्म यूज़ है एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, यानी कि हम आज की सिचुएशन भी देखें, 100 साल बाद की सिचुएशन भी देखें, तो कागज़ी तौर पर तो हम बहुत ज़्यादा, हमें ऐसा कह दिया गया है कि तुम सब इक्वल हो, सबको बराबर अधिकार है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के रिसोर्सेज के अंदर। बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक अमेरिकन्स अभी भी गरीब हैं। अमेरिका के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर वाइट अमेरिकन्स का हक है। हमें आज भी उसी तरीके से गरीबी के अंदर रहना पड़ रहा है जैसे कि हम पहले रहते थे। हमें आज भी उतना ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमें आज भी अपने से उतना ही अलग समझा जाता है। तो हमें करना क्या है? आज हम इकट्ठा क्यों हुए हैं? आज हम इकट्ठा हुए हैं टू ड्रामेटाइज अ शेमफुल कंडीशन। ये जो शेमफुल कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है जिसके ऊपर हमें शर्म आनी चाहिए, उस सिचुएशन को हम ड्रामेटाइज करना चाहते हैं ताकि वो चीज़ें सबके सामने आए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर में दी। तो आगे फिर अपनी स्पीच के अंदर में जो मार्टिन लूथर किंग हैं वो कहते हैं कि आज से 100 साल पहले अमेरिका ने हमें कुछ प्रॉमिस किया था, ठीक है, और उन्होंने इसे समझाने के लिए बेसिकली एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल किसका लिया है? चेक का। तो बेसिकली चेक कैसे काम करता है? चेक ऐसे काम करता है कि आपको किसी ने चेक दिया, चेक के ऊपर कुछ भी XYZ अमाउंट लिखा है, आप उस चेक को बैंक में जाओगे और उसमें जो पैसा लिखा है आप उससे पैसे को विड्रॉ करवाने का आपके पास राइट है। तो ऐसा ही इन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि अमेरिका ने आज से 100 साल पहले हमें एक चेक दिया था जिसे हम इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन कह रहे हैं। तो वैसा ही एक चेक दिया था, या आप चेक को प्रॉमिसरी नोट भी कहते हो। बहुत लीगल टर्म्स में हम ना जाएं तो आप चेक बेसिकली एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट होता है, एक ऐसा नोट जिसके अंदर में किसी ने आपको कुछ प्रॉमिस किया हो। तो 100 साल पहले हमें एक प्रॉमिसरी नोट दिया गया था जिस नोट के अंदर में हमें कुछ राइट्स दिए गए थे, जैसे कि हम इक्वल होंगे, अमेरिका कि सारे अमेरिकन्स इक्वल हैं, अमेरिका के अंदर में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के साथ में, किसी को स्लेवरी नहीं करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हमें एज अ प्रॉमिस उस नोट के अंदर में दी गई थी। बट अमेरिका ने क्या किया हमारे साथ? अमेरिका ने वो जो प्रॉमिस था उसे पूरा नहीं किया, ठीक है। तो आज वो टाइम आ गया है कि अब हमें इस चेक को कैश करवाना पड़ेगा, यानी कि जो प्रॉमिसेस हमें की गए थे उस समय पे, उन प्रॉमिसेस को पूरा करवाना पड़ेगा। तो वो ऐसा समझाते हैं अपनी स्पीच के अंदर में। वही उन्होंने टेक्स्ट बुक के अंदर में अगर हम कोड करें तो टेक्स्ट बुक के अंदर में क्या लिखा है कि इट इज़ ऑब्वियस टुडे डेट अमेरिका हैज़ डिफ़ॉल्टेड ऑन हिज प्रॉमिसरी नोट, कि अमेरिका ने जो प्रॉमिस हमें किया था, प्रॉमिसरी नोट दिया था, उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट किया है। इन सो फार एज हर सिटीजन ऑफ कलर्स आर कंसर्न, कि क्योंकि उनके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन कलर के बेसिस पे होता था, तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन मना भी किसके बेसिस पे किया था? कलर के बेसिस पे। तो वो जो हमें प्रॉमिस किया गया था उस पर अमेरिका ने डिफ़ॉल्ट किया है। तो इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड एब्लिगेशन अमेरिका हैज़ गिवन द नीग्रो पीपल अ बैड चेक। तो जो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था उसे ऑनर करने की जगह, उसका सम्मान करने की जगह, इन्होंने हमें क्या दिया है? एक बैड चेक दिया है, यानी कि हमें एक ख़राब चेक दिया है जिसे हम कैश नहीं करवा पा रहे हैं। अ चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, जैसे कि अगर हमारे पास चेक हम बैंक में जमा कराएं और वो चेक हम क्या बोलते हैं, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस क्यों होता है? कि अगर आपने जिसके अकाउंट से पैसे निकालने हैं उसके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है तो चेक बाउंस हो जाएगा। तो वैसा ही हमारा चेक बाउंस हो गया है। हमें जो प्रॉमिस किया गया था 100 साल तक पूरा ही नहीं हो रहा है, हमें हमारे हक ही नहीं मिल रहे। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है कि 100 साल पहले हमें एक प्रॉमिस किया गया था, वो जो प्रॉमिस था वो एक धोखा था हमारे साथ। तो आज हमें क्या करना पड़ेगा? दिस इज़ हाई टाइम कि हम उस प्रॉमिस को पूरा करवाएं, कि हमें जो प्रॉमिस किया गया था वो पूरा हो। तो वो बेसिकली यहाँ पे कहते हैं। इसके बाद वो ये तो उन्होंने टेक्स्ट बुक के अंदर में कहा, मैंने टेक्स्ट बुक को कोट किया है, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। अभी तक हमने समझा कि उन्होंने क्या कहा कि हमें जो चेक दिया गया था वो चेक डिफ़ॉल्ट हो गया है। लेकिन फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि अमेरिका के पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं या अमेरिका बैंकरप्ट हो गया है। हम मान ही नहीं सकते हैं इस चीज़ को कि अमेरिका के बैंक ऑफ जस्टिस के अंदर में इनसफिशिएंट फंड है। बैंक ऑफ जस्टिस का मतलब कि आप किस तरीके से अपने लोगों को ट्रीट करते हो, किस तरीके से आप लोगों को उनका हक देते हो। तो हम मान ही नहीं सकते हैं कि अमेरिका के बैंक ऑफ जस्टिस के पास इतने रिसोर्सेस है ही नहीं कि वो सबको बराबर हक दे सके। हम मान ही नहीं सकते हैं क्योंकि अमेरिका तो बहुत ग्रेट कंट्री है जो सबको बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो हमें क्या करना चाहिए?
तो हमें हमारे जो हक दिए गए थे वो लेने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमें जो हक दिया गया था कि हमें फ्रीडम मिलेगा, हमें जो हक दिया गया था कि हमारे साथ जस्टिस होगा, हमें इक्वालिटी मिलेगी, इन चीज़ों को हमें कैश करवाना चाहिए। चलो, तो अब हमने फर्स्ट पार्ट समझ लिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट समझना है, उसके अंदर मार्टिन लूथर किंग अपने उन लोगों से जो उन्हें सुनने आए हैं उन्हें क्या कह रहे हैं। तो इसमें भी हम वही करेंगे। पहले मैं आपको समरी बता देता हूँ, समरी बताने के बाद आप इस टेक्स्ट को पढ़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो इसके अंदर में बेसिकली क्या है कि सबसे पहले वो लोगों को वॉर्न करते हैं, यानी कि लोगों को चेतावनी देते हैं, या आप ऐसा कह लो कि लोगों को याद करवाते हैं कि अब जो है वो बहुत हाई टाइम है, अब बहुत अर्जेंसी आ गई है, अब ये एक बहुत अर्जेंट टाइम है जिस टाइम पर हमें अपने राइट्स को क्लेम करना चाहिए। अगर हमने आज अपने राइट्स को क्लेम नहीं किया तो शायद ये समय और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, या शायद फिर हम कभी अपने हक के लिए ना लड़ पाए, या हमें हमारे हक ना मिले, क्योंकि अब 100 साल तो हमने सह लिया, अब और कितना। तो ये एक हाई टाइम है, एक बहुत अर्जेंट, एक अर्जेंसी का सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को हमें देखते हुए अब हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमें अपने हक लेने पड़ेंगे। अब शांत बैठने का टाइम नहीं है कि अपने आप सब कुछ सही हो जाए। यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया है कि दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, यानी कि शांत बैठने का टाइम नहीं है, और टू टेक द ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग्स ऑफ ग्रेजुअलिज्म। ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म का मतलब कि ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे अपने आप सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमें ट्रैंकुलाइजर लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा सब कुछ। अपने आप कुछ सही नहीं होगा। जो हमें प्रॉमिस किया गया था वो हमें खुद पूरा करवाना पड़ेगा, और अब वो समय आ गया है कि जिस अंधेरे के अंदर में हम हैं, जिस डिस्क्रिमिनेशन का हम सामना कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें अलग रखा जा रहा है बाकी लोगों से, जिस तरीके का रेशियल इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट लड़ने का समय आ गया है। ठीक है, और इसके साथ ही वो ये लोगों को वार्न करते हैं। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आज हम नहीं लड़ते हैं तो क्या होगा। अगर आज हम नहीं लड़ते हैं तो जैसे पानी उबलता चला जाता है और एक समय के बाद वो खौल कर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो सब चीज़ें जलाने लग जाता है, तो वैसा ही होगा। इतना ज़्यादा ये ताप बढ़ जाएगा कि इसके कारण जो ये पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। यार क्या होता है ना बेसिकली कि जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो एक टाइम पर जाकर वो गुस्सा फटता है, और जब वो गुस्सा फटता है, जब हम ऊब जाते हैं अपने साथ हो रहे गलत कामों से, उस समय जब गुस्सा फटता है तो फिर वो सब चीज़ें तहस नहस कर देता है, सब चीज़ें तबाह कर देता है। तो वैसा ही वो ये कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक्स की कम्युनिटी है, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जिनके साथ इतने सालों से सैकड़ों सालों से, तो तब जब उनको उनके राइट्स लीगली दे दिए गए हैं, उसके पहले कितने 100 सालों से हो रहा होगा। तो ये जब गुस्सा फूटेगा तो ये सिर्फ ब्लैक्स के लिए बुरा नहीं होगा, ये पूरे अमेरिका के लिए बुरा होगा। बेसिकली क्या है कि वो उन लोगों को वार्न करते हैं कि भैया अब नहीं तो कभी नहीं, और दूसरा वो अमेरिका को भी वार्न करते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी, जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो जब ये गुस्सा फूटेगा तो सबको ले डूबेगा। ये बेसिकली ये यहाँ पे कह रहे हैं। अब इसी चीज़ को आप ये पॉज करके जो टेक्स्ट बुक 2 के हेडिंग के अंदर में लिखा हुआ है उसे आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर टेक्स्ट बुक 3 देखते हैं। इसके अंदर में वो क्या कह रहे हैं कि जैसा कि हमने पहले देखा कि उन्होंने वार्न किया, तो उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी, और वार्निंग देने के बाद इसके अलावा वो उन लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। वो उन लोगों को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी तो है, हमारे साथ गलत हो रहा है, और इस गलत के खिलाफ जो हमारे साथ रेशियल इनजस्टिस हो रहा है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो हमें इक्वलिटी नहीं दी जा रही है, जो हमें दूसरों से अलग करके रखा जा रहा है, ये सब हमारे साथ हो रहा है, हमें इसके खिलाफ लड़ना भी है।
लेकिन अपने मन में बिटरनेस और हेट्रेड नहीं लेकर आना है। किनके खिलाफ? वाइट अमेरिकन्स के खिलाफ। हमें इनके खिलाफ अपने मन में कड़वापन, हमें अपने मन में बिटरनेस और नफ़रत नहीं पैदा करनी है, ठीक है। हमें क्या नहीं करना है, और हमें हमारी लड़ाई को फिजिकल वायलेंस के अंदर में कन्वर्ट होने से बचाना है कि हम चीज़ों के तोड़ फोड़ में, लोगों को नुकसान पहुंचाने में, प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाने में हम ऐसा काम ना करें, ठीक है। हमारी जो लड़ाई है वो नॉन वायलेंस की लड़ाई होनी चाहिए। हमारी जो लड़ाई है वो जस्टिस के लिए लड़ाई होनी चाहिए, और इसमें हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई हमारी सिर्फ खुद की नहीं है, ना ही हम ये लड़ाई खुद अकेले जीत सकते हैं। अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है, अगर हमें हमारे साथ हो रहे इनजस्टिस को ख़त्म करना है, हमें हमारे हक चाहिए, तो इसके अंदर जितनी लड़ाई ब्लैक अमेरिकन्स ने लड़नी है उतनी ही लड़ाई हमारे साथ रह के वाइट अमेरिकन्स को भी लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये दोनों बराबर इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक इन दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर के वैसी भावना, वैसी फीलिंग, वैसे इमोशंस डेवलप नहीं होंगे कि हमें एक साथ रहना है। एज एन अमेरिकन हमें वाइट्स और ब्लैक्स को मिलकर अमेरिका की तरक्की के लिए काम करना है, और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक अमेरिका प्रोग्रेस नहीं करेगा, अमेरिका की डेमोक्रेसी प्रोग्रेस नहीं करेगी। तो वो ऐसा उन लोगों को कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके का फिजिकल वायलेंस नहीं करना है, हमें किसी भी तरीके के बिटरनेस और हेट्रेड को लेकर नहीं आना है, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलेंगे तभी कुछ होगा। और वो उन लोगों को जो लोग उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जब भी आप कुछ काम करते हो तो लोग आपके ऊपर तरह तरह के सवाल उठाते हैं ना, या तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वैसे ही ये उन लोगों को जवाब देते हुए जो उनसे पूछते हैं कि व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, कि भैया ठीक है आपकी लड़ाई तो है लेकिन आप सेटिस्फाई कब होगे। तो उन लोगों को जवाब देते हुए मार्टिन लूथर किंग क्या कहते हैं अपनी स्पीच में, कि हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे कि जब तक नीग्रोज यानी ब्लैक अमेरिकन्स के साथ जो पुलिस ब्रुटैलिटी करती है, जो बुरा व्यवहार करती है, वो ख़त्म नहीं हो जाता। हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे कि जब तक हमें हमारे शहर के होटलों में, हमारी शहर की सड़कों पे वाइट अमेरिकन्स को जितनी आज़ादी है उतनी आज़ादी नहीं मिलती, जब तक हमें ब्लैक होने के कारण होटलों में जगह नहीं मिलेगी, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, जब तक हमारी सड़कों के ऊपर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। मतलब बेसिकली वो उस समय का सिनेरियो बता रहे हैं कि उस समय होता क्या था कि सड़कों के ऊपर उनको आना जाना मना होता था, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर में उनको आना जाना मना होता था, या होटल्स के अंदर में, मोटल्स के अंदर में उनको नहीं बैठने दिया जाता था। जैसा कि हम देखते हैं, ये तो हम रिलेट कर सकते हैं ना अपने आगे सिचुएशन से भी। तो तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक हमें ये अश्योरेंस नहीं मिल जाती कि किसी भी जगह पे हमारे बच्चों को ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये जगह सिर्फ वाइट्स के लिए है, इन जगहों पर सिर्फ वाइट्स जा सकते हैं, या इन जगहों को सिर्फ वाइट्स यूज़ कर सकते हैं। हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे। हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी के अंदर, जो अमेरिका के अंदर एक जगह है, शायद वहाँ पे जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं उनको वोट देना अलाउ ना हो, तो हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी के अंदर में एक ब्लैक अमेरिकन को भी वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता जैसा कि एक वाइट अमेरिकन को है। या हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब न्यूयॉर्क के अंदर एक ब्लैक अमेरिकन ये बिलीव करना बंद ना कर दे कि मैं वोट दे के क्या करूँगा, क्योंकि मतलब वाइट अमेरिकन्स तो ऑफकोर्स वोट देंगे क्योंकि जो गवर्नमेंट होगी वो उनके फेवर में काम करेगी या उनके लिए काम करेगी। बट एक ब्लैक अमेरिकन जिसको पता है कि हमारे साथ तो कुछ होने ही नहीं वाला, हम गवर्नमेंट तो हम पे ध्यान देगी ही नहीं, तो मैं क्यों वोट दूं, जब तक एक ब्लैक अमेरिकन के दिमाग से ये थॉट ना चले जाए तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो वो इसके साथ ही वो कुछ आंसर देते हैं किन लोगों को जो उनको क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं कि भैया तुम सेटिस्फाई कब होगे, तुम लड़ तो रहे हो बट व्हेन विल बी सेटिस्फाइड, कि तुम कब सेटिस्फाई होगे। तो वो कहते हैं कि हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक में एक निग्रो जो है उसको पुलिस ब्रुटैलिटी का सामना करते रहना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट 3 को हमने समझा। अब आप इसके पहले जो टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है उसे एक बार पढ़ लीजिए। तो अपने लोगों को ये समझाने के बाद, उनसे ये रिक्वेस्ट करने के बाद कि आपने वायलेंट नहीं होना है, किंग आगे क्या करते हैं
कि अब देखो आपने उनको समझा तो दिया, उन्हें बोल तो दिया, लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों ने इस पूरे मोमेंट के अंदर में, इस पूरी लड़ाई के अंदर में, जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिन लोगों को पुलिस ने बुरी तरीके से मारा है, जिन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, जिन लोगों को बहुत हर्ट हुआ है, उन लोगों को क्या, उन लोगों का गुस्सा ठंडा होगा? तो उन्हें पता है इस चीज़ के बारे में, तो फिर वो आगे उन्हें समझाते हैं कि भाई मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं, आप लोगों को मारा गया है, आप लोगों की बहुत इंसल्ट की गई है, आप लोगों को जेलों में बंद करके रखा गया है, क्योंकि ये तो होता ही है जब आप किसी तरीके की मूवमेंट करते हो, जब आप किसी तरीके का आंदोलन करते हो, तो उस मूवमेंट के अंदर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो किंग उन्हें कहते हैं कि भाई मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आप लोगों को मारा गया है, आप लोगों को जेल में रखा गया है, आप लोगों की बहुत इंसल्ट की गई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने घरों के अंदर में जाना है, जहाँ जहाँ से आप आए हो वहाँ जाना है, वहाँ शांति से रहना है और शांति से अपने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम जिन वैल्यूज़ के अंदर में भरोसा करते हैं वो वैल्यूज़ क्या हैं कि हमें नॉन वायलेंट तरीके से अपना काम करना है, और इसके साथ ही हमें प्रॉमिस करना है खुद से कि हम इस फाइट को कंटिन्यू रखेंगे। तो किंग आगे ये समझाते हैं। तो इसके बाद किंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में उन्होंने बात कर ली, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात कर ली कि हमें लड़ना है इस चीज़ के खिलाफ, लेकिन हमें वायलेंट नहीं होना है। वो अपने लोगों से इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर लिया उन्होंने। उसके बाद किंग क्या करते हैं, किंग लोगों को सपना दिखाते हैं। सपना क्या दिखाते हैं कि वो किस तरीके से अमेरिका को इमेजिन करते हैं इन फ्यूचर में। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका अपने रियल मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, यानी कि जिस तरीके का अमेरिका है अपनी रियलिटी के ऊपर अमेरिका आएगा, जिसका मतलब क्या है कि जो अमेरिका सच में इस चीज़ के ऊपर भरोसा करता है कि जितने भी लोग हैं वो सारे बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। अमेरिका इस चीज़ के ऊपर जो सच में भरोसा करता है, ये सच में एक दिन आएगा जब अमेरिका सच में इस चीज़ के ऊपर भरोसा करेगा और अमेरिका अपने रियल कलर्स में आएगा। वो दिन आएगा जिस दिन जो हमारे बच्चे होंगे वो इस बात पर जज नहीं किए जाएंगे कि वो बाहर से देखने में कैसे हैं, बल्कि वो इस बात पे जज किए जाएंगे कि उनका कैरेक्टर कैसा है। और वो दिन आएगा जब वाइट अमेरिकन्स और ब्लैक अमेरिकन्स वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे। यानी कि कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी लड़ाई सक्सेसफुल होगी और वाइट अमेरिकन्स और ब्लैक अमेरिकन्स वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर, एक दूसरे के कंधों में कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ चलेंगे और एक दूसरे को एज अमेरिकन ट्रीट करेंगे। और फिर फाइनली वो अपने लोगों से कहते हैं अगर हमें ये चीज़ें अचीव करनी है तो अभी हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आप अभी अपने अपने घरों में जाइए। हो सकता है कि आगे भी हमें स्ट्रगल फेस करना हो सकता है कि आगे भी हमें जेल भेजा जाए, बट हमें क्या करना है, हमें अपनी इस इनजस्टिस के अगेंस्ट, इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो हमें फ्रीडम चाहिए उसके लिए हमें लड़ना है और हमें सबके साथ मिलकर लड़ना है। कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई ना रहकर पूरे अमेरिका की लड़ाई हो जाएगी। अमेरिका के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक हर जगह हमारी लड़ाई की गूंज होगी और फिर उस दिन हमें हमारी इक्वालिटी मिलेगी, हमें जस्टिस मिलेगा। और शायद उस दिन जिस दिन ब्लैक्स और वाइट्स, ज्यूज़ और जेंटल्स, कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे के बराबर माने जाएंगे इन रियल सेंस, उस दिन हम गाएंगे कि वी आर फ्री एट लास्ट, वी आर फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। और इसके साथ ही वो अपनी स्पीच को ख़त्म करते हैं। तो ये है। तो अगर बहुत ही छोटे में अगर मैं समराइज़ करूँ इस स्पीच को, तो वो बेसिकली क्या कहते हैं कि शुरू में उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया कि कैसे 100 साल पहले उन्हें प्रॉमिस किया गया था, जो कि प्रॉमिस आज तक पूरा नहीं हुआ है। हमें लड़ना है, हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें इस लड़ाई को आगे लेके जाना है ताकि हम जो हमें 100 साल पहले हमें प्रॉमिस किया गया था हमारी इक्वालिटी का, हमें जस्टिस देने का, उसे हम इनकैश कर सके। लेकिन इसके साथ ही वो इस चीज़ के बारे में वार्न करते हैं कि अगर अमेरिका ने हमारी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है ये गुस्सा फूटेगा और उसके साथ ही फिर ये सबको तबाह कर देगा। लेकिन इसके साथ ही वो अपने लोगों से भी इस बात का रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो हमारी लड़ाई अपनों से है, लेकिन अपनों के खिलाफ नहीं है। तो हमें फिजिकल वायलेंस नहीं करना है, हमें अपने मन में किसी के लिए बिटरनेस नहीं रखनी है, हमें किसी के लिए अपने मन में हेट्रेड नहीं रखनी है,
और सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि तभी अमेरिका प्रोग्रेस करेगा और तभी हम सही मायनों में एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। क्योंकि अगर हमने एक दूसरे को हराने की जिद ठानी तो हमेशा हम एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे और हम एक कभी नहीं हो सकते। तो हमें सबको साथ लेकर चलना है। और इसके बाद वो लोगों को बताते हैं कि उनका अमेरिका का ड्रीम क्या है, कि जिसके अंदर में वाइट उनके बच्चे और ब्लैक्स के बच्चे और वाइट्स के बच्चे एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चले, जहाँ पर उन्हें उनके कलर से जज ना किया जाए बल्कि उनके कैरेक्टर से जज किया जाए कि कैसा कैरेक्टर है उनका। और फाइनली वो अपने लिसनर से कहते हैं कि भाई हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारी लड़ाई पूरे अमेरिका की लड़ाई होगी और फिर हम उस दिन अपनी आज़ादी का गीत गाएंगे। तो ये वो इस पूरी स्पीच के अंदर में कहना चाह रहे हैं।